तो जो कृषि तथा संस्कृति का जो है एक घनिष्ठ संबंध है। ग्रामीण समाज की जो सामाजिकता भी जो है वो कृषि पर आधारित है। व्यवसायों में भिन्नता यहाँ की जाति व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। जो हमारे यहाँ पे जो व्यवसाय हैं, जो ऑक्यूपेशंस हैं, जो उनके अंदर डिफरेंसेस है, वो भी जो जाति व्यवस्था जो है हमारी, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। किन को रिफ्लेक्ट करती है? जो कि ऑक्यूपेशंस, जो कि अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी जाति से आधारित उस ऑक्यूपेशन को चूज़ करते हैं। ये इटसेल्फ एक पोर्ट्रे करती है, इटसेल्फ वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है उनके वर्क्स में। जैसे कि व्यवसायों के अंदर जो भिन्नता है यहाँ की जाति व्यवस्था प्रदर्शित करती है, जैसे धोबी, लोहार, कुम्हार, सुनार, नाई आदि। ये कुछ ऐसी जो जाति व्यवस्था है, जो निचली जाति के वर्ग के लोग हैं वो इन सब कामों में वो इन सब ऑक्यूपेशंस में एंगेज्ड रहते हैं। बात आती है कृषि संरचना की। कृषि संरचना जो है, भारत में कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है और ज़्यादातर सबके पास कुछ ना कुछ ज़मीन का टुकड़ा या कुछ ना कुछ ज़मीन तो उनके पास होती ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, जबकि जो दूसरा भाग है वो 40 से 50% जो परिवार हैं उनके पास भूमि नहीं होती है। उत्तराधिकारियों के नियम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्तराधिकार का नियम और पितृवंशीय नातेदारी के कारण महिलाएं जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं होता। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। आपके पास भूमि है या नहीं है, यही बात जो है ये आपके जो ग्रामीण वर्ग है उसकी संरचना को ये आकार देगा, ये डिसाइड करेगा कि आपका स्थान कहाँ पर आता है। अगर आपके पास भूमि है तो आपका स्थान जो है सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी की स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर आपका कहाँ पर आप लाई करते हो, कहाँ पर आप फिट होते हो। कृषि मजदूर की आमदनी कम होती है। जो कृषि मजदूर जो होते हैं उनकी आमदनी जो होती है वो कम होती है तथा उनका रोजगार भी जो है वो सुरक्षित नहीं होता, यानी उनका रोजगार भी असुरक्षित होता है और उनकी आमदनी भी कम होती है। वर्ष में वो काफ़ी दिन बेरोजगार रहते हैं। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि कृषि मजदूर के पास कोई काम नहीं होता और वो बेरोजगारी में उनका समय निकल जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कृषि संरचना के बारे में कि जो कृषि संरचना है वो कैसी है ग्रामीण समाज में। तो कृषि संरचना को हमारे में थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। मध्यम तथा बड़े ज़मीनों के मालिक, सेकंड आ गया आपका कशतकार या पट्टेदार, थर्ड लेवल पे आ गया आपका कृषि मजदूर। तो ये जो है आपका, ये आपकी लैंड आपके पास कितना एक्वायर करा है उसके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कौन सी संरचना के अंदर, कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर आप फिट हो पा रहे हो, कौन सी हायरार्की के अंदर आप फिट हो पा रहे हो। प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो जाति के लोग भी भूमि रखते हैं और इनकी संख्या भी गाँवों में महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री जो हैं हमारे एम.एन. श्रीनिवास, वो ये बोलते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन का बड़ा टुकड़ा होता है और वो जिनके पास भूमि का मालिकाना हक होता है, ऐसी जो जातियां होती हैं प्रत्येक क्षेत्र में जिनके पास ज़्यादा भूमि होती हैं, वो लोग क्या बन जाते हैं? प्रबल जाति के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे लोगों को एम.एन. श्रीनिवास ने प्रबल जाति का नाम दिया है। प्रबल जाति कौन होती हैं? जिनका राजनीतिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली होती हैं। ये वो जातियां होती हैं जिनके पास भूमि होती है, जिनके पास राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जो कि मजबूत होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, वो लोग प्रबल जाति की कैटेगरी में आते हैं। ये प्रबल जाति के जो लोग होते हैं ये अपना प्रभुत्व बनाए रखती हैं। जैसे पंजाब में जाट, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट, आंध्र प्रदेश में कंपास व रेड्डी, कर्नाटक में वोक्कलागिस और लिंगायत और बिहार के यादव। अधिकतर सीमांत किसान तथा भूमिहार लोग निम्न जाति समूह से होते हैं। वे अधिकतर प्रबल जाति के लोगों के यहाँ जो
ज़्यादातर जो सीमांत किसान और जो भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं होती, वो जो लोग होते हैं वो कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं? वो निम्न जाति को बिलोंग करते हैं। और वो ज़्यादातर जो प्रबल जाति होते हैं उनके यहाँ पर वो कृषि मजदूरी करते हैं। उत्तर भारत में कई भागों में अभी भी बेगार या मुफ्त मजदूरी जैसी पद्धति प्रचलन में है। अभी भी अगर हम उत्तर भारत में देखेंगे तो बेगार या मुफ्त मजदूरी के नाम से अभी भी जो पद्धति हैं ये प्रचलन में या अभी भी दिखाई पड़ती हैं। शक्ति तथा विशेष अधिकार उच्च तथा मध्य जातियों के पास ही है। शक्ति और विशेष अधिकार जो हैं वो किन जातियों के पास है? वो उच्च तथा मध्य जातियों के ही पास है। संसाधनों की कमी और भूस्वामियों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव के बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियों से उनके यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। तो जो जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, वो जो भूस्वामी होते हैं, जिनके पास ज़मीन होती है या जिनका आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक में प्रभाव ज़्यादा है, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो प्रबल जातियां हैं, उनके यहाँ ये निम्न जातियों के जो गरीब लोग होते हैं, ये गरीब लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर पे बंधुआ मजदूरी की तरह काम करते हैं। और गुजरात में इस व्यवस्था को हलपति तथा कर्नाटक में जीता कहते हैं। इनका अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। अब है भूमि सुधार के परिणाम। भूमि सुधार में क्या परिणाम हुए? औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार। औपनिवेशिक काल में क्या हुए? भूमि सुधार हुए। पहला है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में क्या हुआ? और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है। ज़मींदारी व्यवस्था को एक्सप्लेन करो, रैयतवाड़ी को एक्सप्लेन करो, या इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो जो ज़मींदारी व्यवस्था है, इस प्रणाली में ज़मींदार भूमि का स्वामी माना जाता है। जो ज़मींदार होता है वो भूमि का स्वामी माना जाता है। और सरकार से जो कृषक का सीधा संबंध नहीं होता, यानी जो किसान का और सरकार का सीधा संबंध नहीं होता, वो क्या करता है? जो किसान जो होता है वो अपना लैंड का जो टैक्स होता है वो ज़मींदार को देता है, और ज़मींदार उसका जो टैक्स है वो सरकार तक पहुंचाता है। ज़मींदार, हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। ज़मींदारी व्यवस्था, इस प्रणाली में ज़मींदार भूमि का स्वामी माना जाता है। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता, अपितु ज़मींदार के माध्यम से, यहाँ पे ध्यान देंगे, ज़मींदार के माध्यम से भूमि का कर, जो भूमि का जो कर होता है वो ज़मींदार के माध्यम से कृषकों द्वारा, यानी कृषक जो है वो कृषक द्वारा सीधा सरकार को दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? ज़मींदार के माध्यम से, यानी ज़मींदार जो है वो कृषक जो देगा वो ज़मींदार को देगा, और ज़मींदार जो है वो सरकार को कर देगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई है? हम आगे पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है? रैयत का अर्थ होता है कृषक। रैयत का अर्थ क्या होता है? कृषक। इस व्यवस्था में जो भूमि का कर जो होता है, यानी जो लैंड टैक्स होता है, वो कृषक द्वारा, यानी किसान द्वारा सीधा सरकार को दिया जाता है। इसमें ज़मींदार की जो इम्पोर्टेंस है, या ज़मींदार की जो बीच में वो मीडिएटर का रोल कर रहा था ज़मींदारी व्यवस्था में, वो यहाँ पर रैयतवाड़ी में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जो किसान जो है वो सीधा संपर्क में आ जाता है किसके? सरकार के। वो सीधा सरकार को देता है अपना टैक्स। इस व्यवस्था में ज़मींदार को बीच से हटा दिया जाता है। क्लियर हो गया? ज़मींदारी व्यवस्था में क्या होगा? ज़मींदारी व्यवस्था में जो ज़मींदार होगा वो किसान से टैक्स लेगा, और वो किसान का टैक्स सरकार को देगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान जो होगा, कृषक जो होगा, वो अपना सीधा जो लैंड टैक्स है, भूमि का जो कर है, वो सीधा सरकार को देगा। इसमें रैयतवाड़ी में ज़मींदारी व्यवस्था जो है इसको बीच से हटा दिया जाता है। अब हम बात पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद
जो भारत में स्वतंत्रता हुई 1947 में, उसके बाद भूमि में क्या हमारे सुधार आए। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और उनके जो नीति सलाहकार थे, उन्होंने 1950 से लेकर 70 तक भूमि के सुधार के काफ़ी सारे कानून और श्रृंखला शुरू करी। 1950 से दौरान से लेकर 1970 तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर काफ़ी सारे परिवर्तन किए। वो काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। पहला परिवर्तन क्या था कि ज़मींदारी व्यवस्था जो थी, ज़मींदारी जो व्यवस्था को समाप्त करना। लेकिन क्या हुआ, वो पूरी तरीके से उसे समाप्त नहीं कर पाए, परंतु कुछ क्षेत्रों में वो क्षेत्रों तक ही सीमित हो पाया। ज़मींदारी व्यवस्था को ख़त्म करना कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो पाया। और पट्टेदारी को ख़त्म करना, पट्टेदारी, परंतु यह केवल बंगला तथा केरल तक ही सीमित रह पाया। पट्टेदारी को ख़त्म करना कहाँ तक सीमित रह पाया? बंगाल तथा केरल तक। जो किराए, पट्टेदारी क्या है, पट्टेदारी को समझेंगे हम इधर। पट्टेदारी या कशतकार या जोतदार, ये 3 वर्ड्स हैं जो कि सिनोनिम्स हैं, जो कि सिमिलर वर्ड्स हैं। जो ये लोग वो होते हैं जो कि किराए पे भूमि लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। उन्हें कशतकार, पट्टेदार या जोतदार भी कहा जाता है। तो पट्टेदारी व्यवस्था को भी ख़त्म करना चाहा उन्होंने, बट ये वाला जो इनका एफर्ट था वो भी सिर्फ बंगाल तथा केरल तक ही सीमित रह पाया। थर्ड इनका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि भूमि की हदबंदी अधिनियम को इन्होंने लागू करना चाहा। यानी हर इंसान के पास एक हद होनी चाहिए, एक डिसाइड होना चाहिए कि इतनी ही ज़मीन आपके पास हो सकती है, इससे ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रख सकते। बट इसके लिए भी क्या हुआ, इसके लिए भी लोगों ने अपने बचाव के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ लिए। ये यानी अब इनका जो ये पॉइंट था ये भी आधा अधूरा ही रह गया। हदबंदी का अधिनियम जो था ये भी कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा और ये भी जो इनका पॉइंट इन्होंने निकाला था ये आधा अधूरा ही रह गया। कैसे आधा अधूरा रह गया? क्योंकि क्या आ गया, बेनामी बदल। बेनामी बदल मतलब क्या हुआ कि जो भूस्वामी थे उन्होंने अपनी भूमि जो थी, अपनी जो लैंड थी वो अपने रिश्तेदारों के नाम करनी शुरू कर दी या अन्य लोगों के बीच विभाजित कर दी, कि ताकि नाम जो है वो उनके नाम न रहे बल्कि उनके रिश्तेदारों के नाम हो जाए। परंतु वास्तव में जो भूमि का अधिकार था वो भूस्वामी का ही था। ये जो हमारी प्रथा है, इस प्रथा को हम बेनामी बदल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेनामी बदल किसे कहा जाता है। बेनामी बदल वो होता है जब जो भूस्वामी जो होते हैं, यानी जो लैंड ओनर्स जो होते हैं, वो अपनी जो भूमि होती है, अपनी जो लैंड होती है, वो अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या उनके नाम कर देते हैं। लेकिन जो भूमि का अधिकार जो होता है, वास्तव में इन रियलिटी में जो भूमि का कंट्रोल होता है, जो लैंड कंट्रोल होता है, या वो किसके पास होता है? वो उसी भूस्वामी के पास होता है जिसने वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी है अपने ही रिलेटिव्स में। यानी बेनाम बदल, यानी नाम को सिर्फ बदला गया है, अदरवाइज़ जो कंट्रोल है, जो एक्विजिशन है, वो उसी भूस्वामी के पास ही है। इस प्रथा को बेनामी बदल कहा जाता है। अब हम आगे की वीडियो में समझेंगे कि हरित क्रांति क्या है और इस हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन कितने चरणों में हैं, उसके चरण हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आशा करती हूँ आपको जो अभी समझाया गया है वो समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।